हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार ने सरकारी मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसका सोल्यूशन मैं काफ़ी लेट लेकर आ रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक्सक्यूज कर देना। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है 12 क्लास का, वो सरकारी मॉडल पेपर इसलिए जारी करता है ताकि वो आपको कहना चाहता है कि इससे डिफ़िकल्ट सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं होंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो इसलिए वो जारी करता है ताकि आपको आपका क्लियरेंस जो है सही हो जाए। तो चलिए चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेहतर हो सके। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है दोस्तों कि मूल क्रिस्टन तंत्र मेल क्रिस्टन तंत्र कितने होते हैं। मेल क्रिस्टन सिस्टम जो होता है कितना होता है, तो होता है 7। कौन कौन से दोस्तों? ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोसेम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल और ये होता है क्यूबिक। ये 7 होते हैं। अब देख लेते हैं 2 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। 2 नंबर कह रहा है 2 नंबर प्रश्न यह कह रहा है दोस्तों, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु संख्या के समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो ये सब आप लोग को पता है दोस्तों, 8 है। निकालने का तरीका लोग आप लोग जानते हैं, 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है घनाकार क्रिस्टल में बेह जलों की संख्या कितनी होती है। तो घनाकार क्रिस्टल कैसे होता है? कुछ इस प्रकार का होता है, क्यूब की तरह होता है ना। और कह रहा है तो घनाकार के क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है? 203 होती है। कौन कौन से? SCC, एक होता है FCC और एक होता है BCC। ठीक है, SCC में क्या होता है कि घन के सभी कोनों पर परमाणु होते हैं, सभी कोनों पर। ठीक है, और FCC में क्या होता है? फलक के, मतलब कि कोनों पर तो होते ही हैं लेकिन फलक के सभी फलों के केंद्र पर होता है, सभी फलकों के। और BCC में क्या होता है कि कोनों का अतिरिक्त घन के केंद्र पर होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का। तो बेरबस जलों की संख्या कितनी है? घनाकार क्रिस्टल बेरबस जलों की संख्या 3 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सदिश परमाणु वाले इसके दोस्तों सदिश परमाणु वाले एक फलक घनाकार इकाई यानी FCC पूछा। देखिए FCC घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो चतुष्फलक रिक्ति की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2n होता है। कितना होता है? 2n होता है। और n क्या है दोस्तों? तो संभावित कोणों की संख्या होती है। चतुष्फलकीय में संभावित कोणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 4 होती है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए, चतुष्फलकीय पूछेगा तो 2n, यानी प्रभावित कोणों की संख्या कितनी जाएगी? 8 हो जाएगी। और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो गया। और एक पूछता है अष्टफलकीय। ठीक है, अष्टफलकीय क्या होता है दोस्तों? तो अष्टफलकीय जो होता है इसके n के बराबर होता है। तो अष्टफलकीय पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, हिमांक अवनमन अधिकतम पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कोई बिलियन है। ठीक है, मान लीजिए कोई बिलियन है। क्या है? बिलियन। ठीक है, बिलियन है दोस्तों। इसमें जितना अणुओं की संख्या होगी, अणु यानी मोलों की संख्या जितनी होगी उतना ही उसका अवनमन अधिकतम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम लोग Cl को डालते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 1 2, यानी इसका 2 हो जा रहा है। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज को डालेंगे तो इसमें 1 मोल होगा, मतलब 1 अणु होगा इसमें, और 1 अणु में टूट जाएगा। और K2 और यूरिया को देखा जाए, यूरिया यहाँ पर यूरिया आप देख सकते हैं, यूरिया का अगर डालेंगे ये भी 1 मोल में टूटेगा। यदि हम K2SO4 को डालते हैं, K2SO4 को डालते हैं तो दोस्तों ये 2 में, यानी K और SO4-2 में टूट जाएगा। यानी 1 अणु, 2 अणु और 3 अणु में टूट जा रहा है। यानी इसका जो अणु है अधिकतम होगा, तो इसका अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक अवनमन क्या हो जाएगा? इसका अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2SO4। क्या हो जाएगा? K2SO4। आगे देखते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बिलियन के अंशों के गुणधर्म का उदाहरण है। देखिए, अंशों के गुणधर्म में तो दोस्तों 4 प्रकार का होता है, हिमांक अवनमन, प्रसव, दाब और क्वथनांक उन्नयन। तो उनमें से एक उदाहरण ये है दोस्तों, उनमें से एक उदाहरण क्वथनांक उन्नयन है। ठीक है, ये 4 प्रकार का अंशों के गुणधर्म कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगर 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक के 1000 में उपस्थित हो तो विलयन की मोलता क्या है। यानी m बराबर पूछ रहा है। m बराबर क्या होता है दोस्तों? विलय क्या होता है? विलय का मोल
मैं छोटी छोटी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। विलय का मोल बटे में विलायक, विलायक केजी में, ठीक है, क्या होता है केजी में। तो विलय का मोल कैसे निकाला जाता है दोस्तों? तो विलय का मोल निकाला जाता है भार बटे में अनुभार, यानी भार आपका कितना दिया है 18 ग्राम दिया है, तो 18 ग्राम इसको लिख लेंगे। और अनुभार कैसे निकाला जाता है? तो C6H12 और O6 का अनुभार निकालिएगा तो 180 आएगा, क्योंकि यह ग्राम में है, इसको केजी में डालने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। और आप देखिए कि आपका विलायक दिया है कितना 1000 दिया है, कितना 1000 बटे में 1000, ठीक है, हो जाएगा 1000 से 1000 खत्म। और ये देखिए 18 से 18 खत्म, यानी 1/10 हो जाएगा, और 10 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0.1 आ जाएगा। इसका बदलता कितना हो जाएगा 0.1, यानी ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों इसका सी। एक फैराडे बराबर कितना होता है दोस्तों? ये पी वाई की प्रश्न है। एक फैराडे बराबर 96,500, कितना होता है 96,500। जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या है दोस्तों? फैराडे है, ठीक है। आवेश का दोस्तों जो होता है 3 मात्रक होता है, कितने? 3। कौन कौन से दोस्तों? एक होता है कूलम, एक होता है फ्रैंकलिन, और एक होता है ESU। क्या होता है? ESU, ठीक है। ये 3 मात्रक होते हैं, और सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फैराडे, ठीक है, फैराडे। ये और एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है? एक फैराडे बराबर 6500 कूलम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनमें से जरूर आपके एग्जाम में लड़ जाएगा, ये मैं श्योर हूँ दोस्तों। जलीय घोल में एक अणु K4FeCN6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होंगे दोस्तों? तो देखिए, तो एक जो है पोटेशियम, एक आयन देगा, तो 4 पोटेशियम कितने आयन देगा? 4 देगा दोस्तों, कितने देगा? 4 देगा, ठीक है। और दोस्तों Fe जितना ये प्लस दे रहा है उतना ये क्या देगा? माइनस देगा, यानी 4 माइनस देगा। और एक जो है दोस्तों, एक इसका एक आयन होगा, यानी 4 1 5, इसके आयन 4 और इसके आयन 1 5, कितना हो जाएगा आंसर? 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है 0.1 न्यूटन CH3COOH घोल तुल्यांकी चालकत्व तो 25 डिग्री सेल्सियस है। इससे तो हमें कोई अभी मतलब नहीं निकलता, पर 80 एवं अनंत तनुता पर 400 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इन्वर्स है, तो CH3OH का विखंडन अंश क्या है? विखंडन अंश यानी इन्फिनिट से, ठीक है। तो क्या करें, 80 में 400 से भाग देना होता है बस, उसके 80 में तनुता के से भाग देना होता है, यानी 401 80 से 1 खत्म, 8 पर 40 है, और इसे 0.2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा, यानी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों CuZnAgFe मानक अवकरण विभव का क्रम है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जब विद्युत रासायनिक सेल में श्रेणी में नीचे की ओर जाते हैं तो अवकरण क्षमता बढ़ती है, और वही जब ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीकरक विभव का मान बढ़ता है। और सबसे नीचे से कौन होता है दोस्तों? सबसे नीचे जो होता है Ag होता है, उसके बाद Cu, उसके बाद Fe, उसके बाद Zn होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा बी देख लीजिए एकदम मिलता है, ऐसा नहीं कि इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। सबसे नीचे जो होता है Ag ही होता है, और ऐसे बढ़ते हुए ऊपर की ओर जाता है। सबसे अवकरण विभव का क्रम क्या हो जाएगा? कम Ag का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा Ag आंसर यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि द्वितीय सेलक है, तो लेड स्टोरेज द्वितीय बैटरी है। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीय सेल है, जो मोबाइल में इस्तेमाल भी किया जाता है इसका। अगला है दोस्तों, कह रहा है कि ABC तत्व मानक अपचयन विभव का मानक क्रमशः प्लस 0.6 इतना इतना और इतना है, तो इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? जो जितना ऋणात्मक होता है उसका अपचयन शक्ति उतना ही अधिक होता है, यानी इसको A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए, और इसको C मान लिया जाए, ठीक है। इसको A मान लिया जाए, B मान लिया जाए, C मान लिया जाए, तो अब इसका अपचयन शक्ति क्या होता है? मैंने क्या कहा, जिसका जितना ऋणात्मक होता है उसका अपचयन शक्ति जितना उतना अधिक होता है। तो देखिए बी का सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है, उसके बाद देखिए बी का सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है, उसके बाद सी का है, उसके बाद क्या है? ए का है, ठीक है, यानी ये तो प्लस में है। तो बी सी ए इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी सी ए। देखिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी सी ए। जो जितना ऋणात्मक होता है उसका अपचयन शक्ति उतना ही अधिक होता है, ठीक है। अब 14 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थान की इकाई समान होती है? शून्य। क्या आ जाएगा? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। अगला जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थान की इकाई होती है, कितनी होती है दोस्तों? समय इन्वर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? समय इन्वर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाए जाते हैं दोस्तों।
कह रहा है अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया AB के लिए अभिक्रिया वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। तो दोस्तों A से B बन रहा है, ठीक है, A से B बन रहा है तो A को कैसे लिखते हैं, A को हम ऐसे लिखते हैं dA/dt, और अभिकारक है तो इसमें माइनस लगाते हैं, इसका C सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंजाइम क्या है दोस्तों, इंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो विलयन, तो ये तो दर्शाएगा नहीं क्योंकि इसमें से जो प्रकाश की नहीं से प्रकीर्णन ही नहीं होगा इसमें विलयन में, तो ये तो अच्छा ही नहीं होगा। और छेपन जो इसके कौन जो होता है नीचे की ओर आ जाता है, इसमें भी प्रकीर्णन नहीं होगा। वाष्प में तो कभी होता ही नहीं है, तो बच्चा सोल टिंडल प्रभाव को ये दर्शाता है क्योंकि यह कोलाइडीय विलयन होता है। क्या होता है, कोलाइडीय विलयन, आपको पता है कोलाइडीय विलयन से प्रकीर्णन आसानी से हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोल, ठीक है। दूध निम्नलिखित से किसका उदाहरण है। तो दूध जो होता है दोस्तों पायस का, ठीक है, ये सब नहीं होगा, पायस का हो जाएगा, पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पायस का। पायस क्या होता है दोस्तों, तो पानी में क्या होता है कि ऑयल को घोला जाता है, ठीक है, ऑयल घोला जाता है, इसी पायस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण लगभग कितने ऊर्जा उत्सर्जित है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये पूछने का काफ़ी चांस है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये कि काफ़ी बार PYQ में भी देखा गया इसे। कह रहा है फास्फोरस पेंटासाइड एक अच्छा क्या है, तो एक अच्छा, ये भी है, ऐसा बात नहीं, ये भी है और ये भी है और ये भी है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो सबसे ज़्यादा एक अवशोषक है। तो इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा, अवशोषक, क्या हो जाएगा, अवशोषक हो जाएगा। कह रहा है कि हेमेटाइट में लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो चूना पत्थर का उपयोग द्रावक यानी गालक के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कौन हो जाएगा, सिल्वर साइनाइड, आपने सुना होगा, सिल्वर साइनाइड आपने सुना होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी। गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है। गैलेना जो होता है PbS, आपने देखा होगा PbS, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। सल्फाइड अयस्कों का संघनन किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, क्या हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा या झाग विधि, ठीक है, दोनों कोई ऑप्शन आएगा मार दीजिएगा। क्लोरीन अमोनिया अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। जो क्लोरीन होता है दोस्तों Cl2, ठीक है, Cl2 प्लस NH3, ठीक है, ये सब अभिक्रिया का अधिकतम में अभिक्रिया करेगा, तो ये जाहिर सी बात अधिकतम में करेगा, जैसे 200 अधिकतम परमाणु होंगे ना, तो ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NH4Cl बनाएगा। चूँकि N2 दोस्तों है निर्गमित समूह होता है। N2 क्या होता है दोस्तों, निर्गमित समूह होता है और निर्गमित समूह से बाहर निकल जाता है, यानी N2 क्या जाएगा, N2 NH4Cl। देखिए आपका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। N2 क्या होता है दोस्तों कि निर्गमित समूह होता है और ये बाहर की ओर निकल जाता है, इसलिए N2 प्लस NH4Cl हो जाएगा इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखिए काफ़ी कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा है निम्न से किसमें P/D बंधन होगा। P वही बनाएगा जिसके पास P उत्कोष होगा और D वही बनाएगा जिसके पास D उत्कोष होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, ये पहला कक्षा है, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला कक्षा क्या कहते हैं, पहले कक्षा को K कहते हैं, इसके पास S उपकोष होता है, ठीक है। और दूसरा की बात की जाए तो ये L होता है और इसके पास कितने उपकोष होता है, तो इसके पास 2 SP, इसके पास SP उपकोष होता है। और तीसरा जो कि होता है KLM, इसके पास कितने उपकोष होते हैं, SPD, और ये D बनाया तो यानी D, देखिए यही D बनाएगा, ठीक है, D आ गया इसमें तो यही D बनाएगा। अब पता हमें ये करना है कि कौन सा तीसरे कोष वाला है। कोष के बारे में कौन बताएगा, तो कोष के बारे में कौन बताएगा, कोष के बारे में आवर्त बताता है, ठीक है।
और किसके पास कोस होगा तो डी के पास कोस होगा, ठीक है क्या। और जिसके पास तीसरा कोस होगा वही डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा वही पी पाई डी पाई बनाएगा, इतना ध्यान रख लिया आप लोग। और इस प्रकार देखते हैं तो जो सल्फर होता है तीसरे आवर्त का होता है, जो sp_d ऑर्बिट का होता है, और यही पी पाई डी पाई बनेगा। कह रहा है दोस्तों कि वर्ग 16 के तत्व को क्या कहता है, वर्ग 16 के तत्व को चैल्कोजन कहा जाता है, ठीक है, क्या कहता है चैल्कोजन। और वर्ग 17 के बाद 15 की बात की तो इसको कहा जाता है निकोजन, क्या कहा जाता है निकोजन। और वर्ग 17 की जो बात की जाए इस वर्ग वाले तत्व को कहा जाता है हाइलोजन, ठीक है, क्या जाता है हाइलोजन कहा जाता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं अब। प्रथम संक्रमण श्रेणी उच्चतम ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है तो Mn। दोस्तों Mn सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करता है, कितना से +2 से +7 तक, ठीक है, +2 से +7 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में बढ़ता है। देखिए लेंथेनाइट में 4f और एंटीनाइट में 5f, यानी आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 4f, यानी लेथेनाइट, ठीक है, लेथेनाइट हमसे यही पूछा है लेथेनाइट। नेक्स्ट कह रहा है देखिए K3 इतना CR की समन्वय संख्या कितनी होगी, इसका पूछा CR की समन्वय संख्या होती है। देखिए तो ये द्वितंतुक यहाँ दिखाई दे रहा है, द्वितंतुक कितना है, देखिए 3 है, तो 3 तो इसका समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा CR की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगा, ठीक है। ये लोग आप लोग किताब से पढ़े होंगे, समन्वय संख्या पूछता है, आप लोग अपने टीचर से पूछ लेंगे कैसे निकलता है समन्वय संख्या, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, तो देखिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ मिलकर यह अनुचुंबकीय बनाता है, NiCl4 है ना, तो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, यह अनुचुंबकीय बनाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। हाँ बताइए इनमें से, ये भी काफ़ी अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि जो दोस्तों सल्फर जो है परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है, कैसा परिवर्ती संयोजकता है, यानी जो ऑक्सीकारक जो है ना ज़्यादा ना कम, ये दो नीचे आ जाएगा, ना ज़्यादा है ना कम है, तो इसका इसलिए ये दोनों प्रकार का ऑक्सीकारक और अवकारक दो तरह का व्यवहार करने लगता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रंगहीन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन का जो डाइऑक्साइड होता है रंगहीन होता है, कैसा होता है रंगहीन होता है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन होगा, रंगहीन कौन होगा दोस्तों, रंगहीन कौन होगा, जो जिसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होगा, क्या होगा पूर्ण रूप से भरा होगा, वही क्या होगा रंगहीन होगा। तो अगर इस प्रकार देखा जाए कॉपर का देखा जाए परमाणु क्रमांक तो कितना आ जाएगा 4s, एक मिनट कितना आ जाएगा 4s1d10 हो जाएगा। शायद आप लोग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ही नहीं दिखाई देता, आपको कैसे दिखाई देगा, ठीक है। 4s1d10 क्या हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, देखिए डी क्या है पूर्ण रूप से भरा है, भरा है कि नहीं, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसका ये वही समझ सकता है जो कि ये वाला पढ़ा होगा, परमाणु क्रमांक सजाने का तरीका उसी का आएगा इस समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन से संक्रमण तत्व नहीं है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा संक्रमण तत्व है, तो एपी का संक्रमण तत्व है, तो हाँ बिल्कुल है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में रखा गया है इसे। पारा भी है, कॉपर भी है, सिर्फ एस नहीं, ये पी ब्लॉक का है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये सब संक्रमण श्रेणी में आता है और ऐसे नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कह रहा है वर्ग 18 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, वर्ग 18 के तत्व बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, तो वर्ग 18 का हम नियोन ही ले लें तो नियोन का क्या हो जाएगा, नियोन को लेते हैं नियोन क्या हो जाएगा 1s2 और क्या हो जाएगा 2s2 2p6 यही हो जाएगा। अगर इसको हम n मान लें, आखिरी जो ऑर्बिटल्स हैं इसको n मान लें और इसको भी n मान लें तो क्या हो जाएगा n
H2N P6, यानी इसका सही आंसर क्या आएगा? देखिए NH2N P6 यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? बी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से क्रम क्वथनांक वाली गैस है? तो हीलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। हीलियम सबसे सही आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा है विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है? एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। ठीक है। क्या निम्नलिखित में कौन सा ज़्यादा विद्युतात्मक है? तो विद्युतात्मक क्रम देखा जाए तो दोस्तों, तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन। यानी सबसे विद्युतात्मक कौन है? फ्लोरीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित किसका अस्तित्व नहीं है? निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है? तो जिनोन F4 के साथ यौगिक बना लेगा, जिनोन F2 के साथ भी यौगिक बना लेगा, जिनोन ऑक्सीजन के साथ भी यौगिक बनाएगा, लेकिन नियोन F2 के साथ यौगिक नहीं बनाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है, अगर इसको देखा जाए सी नंबर को, तो हाइड्रोजन जो है बंध नहीं बनाता, आयन बनाता है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, आयन बनाता है। ठीक है। कह रहा है कि कौन जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या, मतलब कह रहा है जटिल यौगिक से इतना जलीय विलयन में आयनों की संख्या होगी, ये उठा के इसके जलीय विलयन में अगर डालिएगा तो Cl2 है तो 2Cl माइनस बनाएगा। क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा। और ये क्या बनाएगा? ये प्लस बनाएगा। तो इसका 2 और इसका ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 3 आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, ये 2 मोल और इसका 1 मोल, 3 हो गया, यानी 3 आयनों में टूट जाएगा। निम्नलिखित में कौन आयोडोफोन परीक्षण देता है? तो देखिए C2H5OH, क्या है? C2H5OH, C2 यानी एथ, ठीक है, OH है तो ऑल, C2H5OH यानी एथनॉल, क्या होगा? C2 एथनॉल, OH में एथनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो C2H5OH आयोडोफोन परीक्षण देता है। नेक्स्ट कह रहा है एल्किन हेलाइड, देखिए एल्किन हेलाइड RX से लिखते हैं इसको, RX KOH के साथ करता है ना, KOH। ठीक है, अब देखिए OH जो यहाँ पर है नाभिक स्नेही है, कह रहा है ना KOH, तो OH जो पे है यहाँ पर नाभिक स्नेही है। क्या है? नाभिक। तो देखिए नाभिक पहले लिख लीजिए, नाभिक स्नेही है। ठीक है, नाभिक स्नेही है। और एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। आप लोग जानते हैं, तो क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का यूपेक नाम क्या होगा? देखिए 4 कार्बन है, 2 3 और 4 हो गया। सेकेंड पर कहीं भी ले लीजिए, 1 2 इधर से या 1 2 इधर से, कहीं भी क्लोराइड को रख दीजिए। चलिए हम इस 2 पर रख देते हैं, इसे 2 पर Cl2 रख दिया दोस्तों, रख दिया। अब देखिए सेकेंडरी पर रख दिया गया है। अब देखिए यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा, Cl होगा। ठीक है, यहाँ पर रख दिया तो क्या आ जाएगा? देखिए 2 पर क्या है? तो 2 कोल्रो ब्यूटेन हो जाएगा। 2 पर क्या है? कोल्रो है, तो 2 कोल्रो ब्यूटेन हो जाएगा। देखिए बी हमारा दिखाई दे रहा है, बी में। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब लोग हम, निम्नलिखित में कौन सा बिनाइल हैलाइड है? देखिए बिनाइल हैलाइड वर्ग सतह के तत्व को कहते हैं। बिनाइल हैलाइड वो होता है जो X द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पर अगर देखते हैं Br वर्ग सतह का तत्व है ना, ये Br वर्ग सतह का तत्व जो जुड़ा है C से, वो डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है। जिससे जुड़ा होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, ये नहीं होगा। इसमें देखते हैं Br, ये कार्बन जो जिससे जुड़ा है वहाँ पर डबल बॉन्ड है। देखिए तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतन के रूप में होता है? निश्चेतन के रूप में किसका होता है? तो वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या जाएगा? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, और इन दोनों प्रश्न में देखते हैं, इन दोनों सूत्रों में देखते हैं, तो C2H5OH। तो देखिए C2 इसमें कार्बन कितना है? 2 है, और इसमें हाइड्रोजन कितना है? 6 है, और ऑक्सीजन 1 है। कितना है? ऑक्सीजन 1 है। और इस सूत्र में देखा जाए तो कार्बन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 6 है, और हाइड्रोजन भी 6 और ऑक्सीजन भी 1 है। देखिए यहाँ पर जो है एथिल है,
यानी ईथर है। ईथर को कैसे दर्शाते हैं? ROR से। क्या है? ROR से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर OH जो है क्रियाशील समूह है। OH क्या है? क्रियाशील समूह है। तो यदि किसी भी समूह में क्रियाशील समूह जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? क्रियाशील समानुपाती हो जाए, तो यानी इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्रियात्मक समूह है। OH क्या है? क्रियात्मक समूह है। और देखिए यहाँ पर ईथर लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकारक से प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, CH3CH2OH। इसके जो OH से ऑक्सीकरण कराएंगे, O से ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त है? COH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या दोस्तों? डाई एथिल ईथर का यूपेक नाम। ईथर क्या होता है? ROR। यूपेक होता है यानी डाई एथिल। क्या डाई एथिल यानी इधर इथाइल भी ले लिया जाए C2H5, और इधर भी इथाइल इथिल ले लिया जाए C2H5, तो क्या हो जाएगा? देखिए मेथ एथ, दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा, और यहाँ पर दो है तो इथेन हो जाएगा, यानी एथ ऑक्सी इथेन। एथ ऑक्सी इथेन क्या हो जाएगा? यानी इसका बी आंसर हो जाएगा, इथॉक्सी एथेन हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मेथ ए दो कार्बन था, एथ हो गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, और फिर इथेन तो इथॉक्सी इथेन अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहा है IUPAC प्रणाली में एसीटोन को क्या कहते हैं? एसीटोन को क्या कहते हैं? प्रोपेनॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोपेनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेनॉन। आगे देखते हैं। कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड को NOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? कौन सा प्राप्त होगा दोस्तों? मिथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मिथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला है अभिक्रिया CH3COCH3 HCN। ठीक है, CN क्या है? पर नाभिक स्नेही है। क्या है? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही क्या कर रहा है? योग कर रहा है, जुड़ रहा है किससे? देखिए यहाँ पर जुड़ रहा है ना, तो नाभिक स्नेही जुड़ रहा है, तो नाभिक स्नेही हो गया, और जुड़ रहा है तो योग, नाभिक स्नेही की योग हो जाएगा। ठीक है, इसका आगे जैसे आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक स्नेही योग हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह मूलक है COOH। क्या होता है? मूलक COOH। ये सब लड्डू है दोस्तों, लड्डू है ये सब। कह रहा है दोस्तों कि CH3CN के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? CH3CN जल अपघटन में क्या होता है? जल के साथ अपघटन होता है। ठीक है, जल के साथ अपघटन यानी किस में टूट जाएगा ये? यानी ये जल में ये टूट जाएगा, और क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक बनाएगा। कार्बोक्सिलिक देखिए यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक है, और C में भी और B में भी कार्बोक्सिलिक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कार्बन की श्रृंखला कितनी है? एक है, तो कार्बन की श्रृंखला बनाएगा भी कितना? एक बनाएगा, यानी C सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना कार्बन रहेगा उतना ही ना बनाएगा, तो C इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जल अपघटन में क्या होता है? जल के साथ अपघटित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे अणुसूत्र C3H9 के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी, टर्शियन को भी, एमीन को भी, इनमें से सभी को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सभी को व्यक्त किया जाता है इसमें, यानी 1 डिग्री जब बनाएगा तो प्राइमरी, 2 डिग्री बनाएगा तो सेकेंडरी, और 3 डिग्री बनाएगा तो टर्शियरी, यानी ये तीनों बनाता है। ठीक है, तीनों बनाता है। कैसे दोस्तों? थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ 1 डिग्री वाला। अगर 1 डिग्री का एग्जाम्पल आप सबको दूँ तो देखिए कितना है कार्बन? 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, और इसके साथ क्या जुड़ा है? N जुड़ा है। और कितने हाइड्रोजन है? 9 है, तो एक यहाँ पर लगा देता हूँ, एक यहाँ पर 2, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर 5, एक यहाँ पर 6, और एक यहाँ पर 7, और 2 यहाँ पर लगाता हूँ 9। कितना हो जाएगा? तो ये देखिए इसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी देखिए ये एमीन है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा, क्या हुआ? कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। अगर जिस कार्बन एमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से एक बंध से जुड़ा है,
एक कार्बन से जुड़ा है यानी 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन से जुड़ेगा तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से जुड़ेगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। अब 1 डिग्री जब बनेगा तब प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री बना तो सेकेंडरी एमीन, और 3 डिग्री बनेगा तो टर्शियर एमीन, यानी तीनों बन सकता है इसमें से। ये तो 1 डिग्री बताया मैंने, ये अपने रूप से अपनी संरचना देके तीनों हम बना सकते हैं। तो इतना जगह बताने के लिए जगह नहीं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए आप समझ जाइए कि इनमें सभी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एनिलीन अभिक्रिया सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्न से कौन सा बनता है? कौन सा बनेगा दोस्तों? एनिलीन, देखिए एनिलीन बना है, ये एनिलीन होगा किसके साथ? H2SO4 के साथ, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। एक मिनट, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? सल्फोनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? सल्फोनिक अम्ल बनेगा। ये ए नंबर बना जाएगा। ठीक है, नहीं दोस्तों, सॉरी, सल्फोनिक नहीं बनेगा दोस्तों, सल्फैनिक अम्ल बनेगा। बी नंबर हो जाएगा इसका, सॉरी गलती से बोला गया मुँह से, सल्फैनिक अम्ल बनेगा। ठीक है, अभिक्रिया बनेगा तो क्या बनेगा? सल्फैनिक अम्ल बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉल के OH के साथ अभिक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? मान लीजिए ये प्राइमरी है, C3H3CH3, और इसके साथ जुड़ेगा क्या? एमीन जुड़ेगा ना, एमीन जुड़ेगा NH2, अमीन जुड़ दिया। और कह रहा है कि इसके क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 प्लस KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड अभिक्रिया। क्या बनेगा? कार्बिल, ऑप्शन नहीं है क्या? कार्बिल एमीन, क्या बनेगा? कार्बिल एमीन, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बनेगा। ठीक है, जब CH3 अमीन के साथ अभिक्रिया करेगा CHCl3 और KOH के साथ तो क्या बनेगा? हमारे कार्बिल एमीन अभिक्रिया बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला देख लेते हैं, सुक्रोज। अब बताइए, देखिए सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज यानी इसका क्या सूत्र क्या होता है दोस्तों? C12H22O11। ठीक है, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो दोस्तों ये 2 घटक में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, यानी C6H12। ठीक है, C6H12 की इसमें C6H12O6 प्लस C6H12O6 में टूट जाता है। और इन दोनों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इनवर्सन। क्या कहते हैं? इनवर्सन, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। देखिए डी इसका इन्वर्सन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह क्या है? बताइए, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील क्या है? देखिए एमिनो अम्ल में COOH भी पाया जाता है और NH2 भी पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोनों, A और B दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है? देखिए रतौंधी जो कमी होता है B की कमी से। रतौंधी में क्या होता है? रात जैसे अंधेरा होता है वैसे दिखाना बंद हो जाता है। ठीक है, रात जैसे शाम होगा आपको दिखना बंद हो जाएगा, बंद होता चला जाएगा, धुंधलापन, काफ़ी धुंधलापन दिखाई देगा, तो विटामिन A की कमी से होता है वो। कह रहा है निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं पाया जाता? देखिए एंजाइम शरीर में पाया जाता है, विटामिन नहीं पाया जाता, प्रोटीन पाया जाता है, हार्मोन्स बनता है। यानी देखिए एंजाइम हमारे शरीर में बनता है, प्रोटीन भी शरीर में बनता है, हार्मोन्स भी बनता है, लेकिन विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका B आंसर हो जाएगा। नहीं बनाया, पूछा नहीं बनाया जाता, तो विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है। अगला है निम्नलिखित से कौन बृहत अणु नहीं है? बृहत अणु, देखिए DNA जो है एक लंबी श्रृंखला वाला अणु है, स्टार्च भी लंबी श्रृंखला वाला अणु है, इंसुलिन भी एक लंबी श्रृंखला वाला अणु है, लेकिन पॉलीमिटेड जो है लंबी श्रृंखला वाला अणु नहीं है, यानी बृहत अणु नहीं है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है, पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर कौन सा है? मिथिल रबर जो है पहला संश्लेषित रबर है।
अगला है कह रहा है ओलोन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। ओलोन जो है दोस्तों वो है क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आ जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल का, कितना, एक्रिलोनाइट्राइल का, ठीक है, एक्रिलोनाइट्राइल का हो जाएगा। 68 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है आरएनए में मौजूद फ्यूरिन बेस है, आरएनए में मौजूद फ्यूरिन जो है ग्यूनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्यूनिन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्यूनिन। ये एक प्रकार का क्षार होता है दोस्तों, क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है। अगला जो है न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में कौन सा सही है, भस्म, हाँ तो ये भस्म होता है शर्करा, और ये सभी इसका क्रम है, इसका यही क्रम है, ये सब क्रम नहीं है, ठीक है, पहले भस्म शर्करा तब फास्फेट, उसके बाद, ठीक है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका के आवश्यक घटक है, आवश्यक घटक है, तो दोस्तों सेल्यूलोज इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, सेल्यूलोज। तो दोस्तों यहाँ से जो 70 ऑब्जेक्टिव है 17 के 17 मैंने आपको सोल्यूशन करके दिखा दिया है, दे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।